ऑप्टिक्स का एक फॉर्मूला था जो कि एक चेंज करना था, है ना। चलिए, तो आज का लेक्चर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको ये पता चल गया है कि टू लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर एक लिक्विड है, एक और लिक्विड है, और एक और लिक्विड है। थ्री टाइप्स के लिक्विड्स हैं, ठीक है। ए, बी, सी। एक लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है। बी लिक्विड जो है उसका 19 डिग्री सेल्सियस है। और जो सी है उसका टेम्परेचर उसका जो टेम्परेचर है, इसको ले लेते हैं लेट्स से 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए, ये जो लिक्विड है ना, फर्स्ट वाला, इन सबका मास इक्वल है। इसका मास भी एम, इसका मास भी एम, इसका मास भी एम। और सबकी स्पेसिफिक हीट जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी सबकी अलग है। ओके, जब आपने ए और बी को मिक्स किया, ए और बी को जब आपने मिक्स किया, तो ये जो मिक्सचर आपका बन रहा है, इसका जो टेम्परेचर आया वो यहाँ पर मैंने डेटा कुछ बहुत ज्यादा पास में ले लिया है। एक काम करते हैं, इस 23 को आप 24 ले लो, ठीक है। और उधर 26 को आप 28 ले लो, ठीक है। या देखिए, तो आप जब इन दोनों को मिक्स करते हैं ना बेटा, तो आपको 21 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड मिलता है, ठीक है। क्लियर। और जब आप इसको और इसको, इन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं, तो बेटा आपको जो रिजल्टेंट लिक्विड मिलेगा, दैट लिक्विड विल बी हैविंग, यहाँ देखो किस किस को मिक्स किया है, ए और बी को। और यहाँ किस किस को मिक्स किया है आपने, बी और सी को। तो यदि आप ए और बी को मिक्स करते हो तो 21 डिग्री सेल्सियस मिलता है आपको रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। और यदि आप बी और सी को मिक्स करते हो तो आपको रिजल्टेंट जो टेम्परेचर मिलता है वो आपको मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर। यदि ए प्लस बी करते हो तो कितना मिलता है, 21 डिग्री सेल्सियस। एंड बी और सी को मिक्स करते हो तो आपको जो टेम्परेचर मिलता है वो 25 डिग्री सेल्सियस मिलता है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ ए एंड सी, ठीक है। यानी कि अब आपने ए को सी में मिक्स किया, यदि आप ए और सी को मिला देते हो तो रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। क्विकली, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से सॉल्व करो। पहले ए और बी, तो आप मान लो कि ए लिक्विड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट है वो S1 है, बी वाले का S2 है, सी वाले का S3 है, ठीक है। उसके बाद आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। तो एक आपको इक्वेशंस मिलेंगी और रिलेशन मिलेगा, उससे फिर आपको करना पड़ेगा। चलिए ट्राई कीजिए, यू कैन डू इट, ठीक है। अब चाहे तो ए लिक्विड की S1, इसकी S2 और इसकी S3 स्पेसिफिक हीट मान सकते हैं, ठीक है। कौन? यस बेटा, मासेस आर इक्वल, है ना। आपको इजी हो इसके लिए मास सबके इक्वल रखे हैं। तो आंसर कैसा भी आए, सॉल्व करना है। कुछ तो आएगा ही आंसर।
जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको बेटा, और यदि कुछ डाउट नहीं पूछना है तो माइक म्यूट रखो। ओके। एक देखो बेटा, फर्स्ट वाले में जो आ रहा है ना वो 21 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड वाले में आ रहा है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि यदि ए को और सी को मिला दिया जाए, है ना। पहले उसने बोला कि यदि मैं ए और बी को मिला देता हूँ तो 21 मिलता है, ठीक है। यदि मैं और बी ए को भूल जाऊं और मैं सिर्फ बी और सी को मिलाता हूँ तो 25 मिलता है। अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ए और सी को मिलाओ तो कितना मिलेगा। बेटा म्यूट करो। Sir, can you? This is the first slide. दिस इज द फर्स्ट ओनली बेटा, यहीं से स्टार्ट किया हमने। ओके, स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। सर यस बेटा। सर जब हम हीट लॉस का ए करते हैं, वी डू 24 माइनस 21 विच इज इनिशियल माइनस फाइनल, तो वैसा क्यों करते हैं? बेटा एम एस डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना। देखो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बेटा सुनिए, यदि आपने ए को और बी को मिक्स किया तो मान लिया कि यहाँ से Q1 हीट एक्सचेंज हुई और यहाँ से Q2 हीट एक्सचेंज हुई, तो हम तो लॉ ऑफ मिक्सचर जानते हैं कि दोनों हीट एक्सचेंज का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब एक दे रहा है और दूसरा खा रहा है, पर हमने यहाँ पर कोई साइन कन्वेंशन नहीं लिखा क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन ले रहा है कौन दे रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी है वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर से पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट वाले का लिखते हैं, तो उसका मास m था, उसकी स्पेसिफिक S1 थी, उसका फाइनल टेम्परेचर देखो कितना आ रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले किस किस को ले रहे हैं, a प्लस बी को ले रहे हैं ना, यानी कि a और b को मिला है। तो M1S1 फाइनल टेम्परेचर इज 21 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज कितना था, 24। तो ये आ गया 24। देखो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, है ना। अब लिक्विड नंबर 2 के लिए ले लें, तो MS2 फाइनल टेम्परेचर इज 21 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 19। यस, इज इक्वल्स टू 0। तो सारे m हटा दो, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3S1 इज इक्वल टू 2S2। आया किसी को कोई प्रॉब्लम, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है,
तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप क्या कर रहे हो, बी और सी को मिला रहे हो। यदि बी और सी को मिलाते हो तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जब आप बी और सी को मिला रहे हो तो ये Q3 और यहाँ पर Q4 हीट एक्सचेंज होती है। तो Q3 और Q4 की बात करें तो देखो टेम्परेचर इनके अपने को पता है ही, तो यहाँ पर आप लिख लोगे M, बी के लिए लिख रहे हैं ना, तो S2 मतलब Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू 0। put the values M, S2, final temperature is 25, initial temperature is 19 plus नेक्स्ट लिक्विड कौन सा है, क्लास सी वाला लिक्विड, उसके लिए स्पेसिफिक S3 है, तो MS3 फाइनल टेम्परेचर इज 25 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 28 इज इक्वल टू 0। 28 है या 29? 28। यप। यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको मिल रहा है कितना, 6S2 है ना, 6S2 ये मिल रहा है। इज इक्वल्स टू जब ये उस तरफ चला जाएगा तो आ जाएगा 3S3। यस दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? तो देखिए इससे क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है 2S2 इज इक्वल्स टू S3। यस, तो ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए आपको S1 रिलेशन पता चल गया और S2 S3 में भी रिलेशन पता चल गया, है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, S1 आपको आप S1 को भी S2 की फॉर्म में लिख सकते हैं और S3 को भी S2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आपको करना है A और C के लिए, यानी कि A और C को मिक्स करो, ठीक है। M S1 है ना, A के लिए क्या है, S1 है ना, डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर आपको नहीं पता तो आप उसको T बोल लो, माइनस इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है 19 डिग्री सेल्सियस, है ना, नहीं नहीं 24 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 24 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्लस M S3 डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर इज T, इनिशियल टेम्परेचर इज 28, ठीक है ना। A प्लस C के लिए आप क्या मान लो, यहाँ पर मान लो कि हाँ Q5 प्लस Q6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर आप T मान लो, तो ये आ गया, कोई दिक्कत? अरे सिंपल ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो देखिए इट इज टू 0। वैल्यूज रखो, सारा M हटा दो, यहाँ S1 है और S3 है। बेटा S1 को भी अपन देखो S2 की फॉर्म में लिख सकते हैं और S3 को भी S2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा बेटा, दोनों तरफ S2 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। या तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या, कि ये तो हो जाएगा S1 की वैल्यू 2S2/3, 2S2/3 T माइनस 24 प्लस यहाँ पर S3 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो S3 की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 2 से आ रही है, क्या आ रही है, फ्रॉम 1 and 2। तो ये आप लिख सकते हो 2S2 और यहाँ पर आ जाएगा T माइनस 28 इक्वल्स टू 0। बेटा देखो यहाँ 2S2 यहाँ 2S2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, T/3 माइनस 8 प्लस यहाँ पर बचेगा T माइनस 28 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलिए बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 4T/3 हो जाएगा यहाँ पर और उस तरफ 36, है ना। तो कितना आ गया, 27। देखिए ये 4 से इसको कैंसिल करा तो 9 टाइम एंड 9 इंटू 3 इज 27। यस, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर। क्या आप इसे समझ पाए? वेरी यूनिट्स गुड कैसे इसमें पता चलेगा? बेटा, सारी ये बात। चीजें डिग्री सेल्सियस में है ना, तो सब डिग्री सेल्सियस में ही रखना है आपको। अच्छा, वो समझ पाए? डेल्टा टी डज नॉट मैटर इन यूनिट्स पर डिस्कस। ऑब्वियसली आप 300 केल्विन और 400 केल्विन का आप डिफरेंस ले लो, या फिर आप 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस ले लो, दोनों चीजें इक्वल आएगी। यहाँ 100 केल्विन, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, यस। एक ही बात है ना। डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट वैल्यू होती तो फर्क पड़ता, ठीक है। तो यहाँ तो अपन ने डिफरेंस आता है तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या आप इसे समझ पाए अच्छे से? इजी था, बस यही है, लॉ ऑफ मिक्सचर खत्म हुआ। अभी अपन चलते हैं जल्दी से लेटेंट हीट। बेटा ऊपर वाली सारी चीजें नोट कर ली?
नोट इट। बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अपर पार्ट। बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो यहाँ तक तो सिर्फ क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सिर्फ क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन इज फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले ए और बी को मिक्स किया, फिर बी और सी को मिक्स किया, और लास्ट में ए और सी को मिक्स किया। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा, है ना। सर मैंने एक फोटो भेजा, एक बार वो देख सकते हो, वो वाला मेथड ठीक है तो। हम्म। ये ए प्लस बी के लिए जो तुमने लिख के भेजा वही ना। यस सर। हाँ ठीक है, एक ही बात है, एक ही वो बात है मैंने बेटा। आपने, इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया। हाँ वो इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ लिखा ना आपने, इसीलिए ठीक है ना। मैंने दोनों इक्वल साइन के एक ही तरफ लिखे हैं, ठीक है। अच्छा ओके आपने देखो आरएचएस में ले जाके लिखा है, तो इसलिए ठीक है। ओके। बाकी जो मैंने किया है उसमें गलती होने की कभी संभावना नहीं रहती, कभी चांस नहीं रहते, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, नेक्स्ट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। बेटा लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए, आप सबको पता है कि टेम्परेचर चेंज होगा तो ऊपर वाला हम लोग रिलेशन यूज कर सकते हैं, एमएस डेल्टा टी वाला। लेकिन जब कभी भी स्टेट चेंज हो तो क्या होगा, है ना, स्टेट चेंज हो तो क्या होगा। तो बेटा इसके लिए जो है लेटेंट हीट को डिफाइन किया गया कि ये बताया गया कि जब कभी भी स्टेट चेंज हो रही है मैटर की, यानी कि लेट से वाटर से आइस बन रहा है, या फिर आइस से वाटर बन रहा है ना। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, राइट। और या फिर आप बोल सकते हो कि वाटर से स्टीम बन रही है, तो आप बोल सकते हो लिक्विड टू गैस बन रही है। तो ऐसे में स्टेट चेंज होती है, और जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग आइस, फ्रीजिंग ऑफ आइस, लाइक सॉरी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और वहां पर क्या होता है, वाटर फ्रीज होना शुरू होता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आइस का टेम्परेचर जो है उसके बाद फॉल करता है, उसके बाद नेगेटिव टेम्परेचर में हो जाता है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का पहले टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद वाटर जो है वो स्टीम बनना शुरू होता है, ठीक है। तो बेटा ये जो कुछ भी होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे कोई ना कोई क्रिटिकल टेम्परेचर पर होता है। तो बेटा वो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इस चीज को। तो लेटेंट हीट क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं या इट इज द heat required, it is the heat required to change, sorry, it is the heat required, ठीक है, लिख लेते हैं, to change the state of, state of substance या material, solid to liquid, or we can say liquid to gas, liquid to gas, and vice versa, vice versa, मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है, vice versa, at constant temperature, at constant
टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो जल्दी से लिखो इसको। ठीक है, सर तो हम जो एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करते हैं वो स्टेट चेंज करने में यूज हो जाता है ना, टेम्परेचर राइज नहीं होता इसलिए। हाँ बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ठीक है, ओके। स्टेट चेंज होती है तब सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ओके, मतलब देखो, दो चीजें, जब गैस की स्टेट चेंज नहीं हो रही है लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, स्टेट सेम है तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और यदि स्टेट ही चेंज हो रही है तो बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसका मतलब हम लिख, वेट 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 वेट, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, बेटा यहाँ पर यूनिट मास के लिए लिख लो, यूनिट मास ऑफ यूनिट मास, मतलब ये यूनिट मास के लिए डिफाइन करेंगे ना, या ये सारी चीजें यूनिट मास के लिए है, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। तो आप बोलोगे इसको इसको बेटा एल से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, किससे? कैपिटल एल से। तो बेटा हम लिख सकते हैं कि कैपिटल एल इज इक्वल टू जितनी भी हीट रिक्वायर्ड हुई पर यूनिट मास, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने एम मास को जो है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए यदि आपने क्यू हीट दी तो आप बोलोगे कि उसकी लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, क्यू बाय एम। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि क्यू इज इक्वल टू एम एल। ठीक है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट को एल से लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू क्यू बाय एम, तो क्यू इज इक्वल टू एम एल। या फिर इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेंस हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the state of change the state of mass m is q is equals to ml। ठीक है बेटा, यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। उसको आप लिख सकते हो, यदि ऐसा जूल्स यूनिट पर लिख रहे हो तो आप क्या बोलोगे बेटा? जूल्स पर किलोग्राम। यस, वेरी गुड, तो आप लिखोगे इसको जूल पर केजी। ठीक है, तो फिर कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम, तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, वो कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए ना, तो जूल पर केजी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लिखते हैं कि अच्छा सर, लेटेंट हीट तो हो गया, पर क्या होगा जब लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से वेपर बन रहा है, तो दोनों के लिए लेटेंट हीट अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम उनको इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप, टू टाइप। फर्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एल के साथ छोटा सा एफ लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बेटा ये तब की लेटेंट हीट होती है जब सॉलिड से या तो लिक्विड बन रहा है या फिर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। ठीक है, ये बेटा स्पेसिफिक हीट और उन्हीं की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर हाँ हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, बट ये सिर्फ स्टेट चेंज होते वक्त ही यूज होता है। ओके बच्चों, तो ऊपर वाला सब कुछ नोट किया बेटा? कुछ मिस तो नहीं हुआ किसी का? नोट करो जल्दी से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखेंगे,
and after that latent heat of vaporization. Okay. चले बच्चों आगे। तो इट इज ऑफ टू टाइप। सबसे फर्स्ट आ रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हम लिख सकते हैं इट इज द हीट required to change the state of a material from solid to liquid or vice versa at a constant temperature. ठीक है, मतलब वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, बस सिंबल अलग है बस, है ना। तो एल एफ इज इक्वल्स टू, वही बोल दोगे आप, क्यू बाय एम। आप यहाँ पर लिखोगे क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। फॉर सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से जब भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, हीट इज रिक्वायर्ड। और जो हीट रिक्वायर्ड होती है, या हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं, एक मिनट में बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं हीट हीट इज एब्जॉर्ब्ड, या हीट इज रिक्वायर्ड, नहीं एब्जॉर्ब लिखना अच्छा रहेगा, हाँ। हीट इज एब्जॉर्ब्ड फॉर सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए क्या हो रहा है, हीट रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस एम एल। हमेशा आपको क्या लगना है बेटा, प्लस। ठीक है, और हीट इज रिलीज ड्यूरिंग लिक्विड टू वेट, सॉलिड से, हाँ सॉलिड से लिक्विड गया तो हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब लिक्विड से सॉलिड जाना है तो लिक्विड को आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड से हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, है ना, बाहर निकालनी पड़ेगी। तो लिक्विड टू सॉलिड, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हीट रिलीज करनी है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, साइन नेगेटिव लगेगा यहाँ पर, जब भी हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव साइन, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ऐसे में पॉजिटिव साइन। ओके, ये साइन कन्वेंशन है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क डाल देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ पे भी यूनिट मास लिखेंगे ना, क्या बेटा, हाँ तो जी हाँ यूनिट जी हाँ मास। जी। या इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मटेरियल
ऑफ यूनिट मास, या फिर डायरेक्टली मटेरियल को हटा के यूनिट मास ही लिख लेते हैं, है ना। बेटा यूनिट मास लिख लो, है ना। एनी हाउ वैसे डेफिनेशन तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट स्टिल यू 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 शुड नो, है ना, क्योंकि स्कूल में तो आएगी, स्कूल एग्जाम में तो आएगी ही। और आपको 75% चाहिए यदि आपको आपको एनआईटी जाना है तो। स्कूल एग्जाम में 75% पता है ना। यस, बच्चों। यस सर। या आपको पीसीएम या पीसीबी जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें आपको 75% स्कोर करना जरूरी है इन द स्कूल मतलब बोर्ड एग्जाम। चलिए, तो ये तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नंबर 2, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एल वी, वेपराइजेशन के लिए वी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ unit mass from liquid to gas, liquid to gas और वाइस वर्सा, स्टेट, हाँ ठीक है, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलवी लिख सकते हो, दैट इज क्यू बाय एम, यानी कि क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एलवी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि जब कभी भी लिक्विड से आपको क्या करना है, वेपर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आप लिखोगे कि जो Q है ना वो कैसा आना चाहिए, हीट नीड टू बी अब्सॉर्ब्ड M इंटू एल वी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हीट हीट क्या हो रही है यहाँ पर, मतलब जैसे ऊपर पॉइंट लिखा था ना, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, वैसे लिख लेना है ना, हीट इज एब्सॉर्ब्ड लिक्विड टू वेपराइजेशन या स्टीम, है ना। या उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं हीट इज रिलीज्ड कब, जब यानी कि स्टीम से लिक्विड बनता है तब। यहाँ पर आप लिख लोगे कि Q इज इक्वल टू माइनस एम एल, हीट रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से, नोट इट डाउन फास्ट। सर थोड़ा ऊपर की ना स्क्रीनशॉट लेता हूँ।
Yes, बच्चों ऑडिबल? हेलो? यस सर। कितना ऊपर तक स्क्रॉल करना है हर्षल? यहाँ तक? हाँ हाँ सर। ओके, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ गया, ठीक है? यहाँ डन से सर। डन। ये लेटेंट हीट सर ऑफ एक सेकेंड वेपराइजेशन। सर। हाँ बेटा, सर एक सेकेंड, मेरा वेपराइजेशन का स्क्रीनशॉट आ गया बट फ्यूजन का नहीं आ रहा। ओके ले लो। डन सर। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों चीजें क्वाइट क्लियर है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है? चलिए, अब देखो हमेशा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस अपने को फॉलो करना होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या ले लेते हो, आइस। बेटा कभी भी आपके पास आइस है तो आइस एट माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस, ठीक है? मतलब अब ये थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, -5 -10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ से क्या होगा, आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करके ये आइस कन्वर्ट होगा आइस में ही, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है? मतलब इसका आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा बेसिकली, ठीक है? तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा। फिर आप इसको और हीट दोगे तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये आइस पिघलने लगेगा, और ये पिघल के आइस कहाँ पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर बन जाएगा ये, ठीक है? तो 0 डिग्री सेल्सियस का ये वाटर बन गया। ओके, अरे जस्ट तो बेटा सबसे पहले नेगेटिव टेम्परेचर का आइस है, और वो क्या हो गया, इसको आप थीटा को कुछ और मत समझो, -T डिग्री सेल्सियस लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना? हाँ, ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन गया। अभी इसको और हीट दी, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया। अब आप इसको हीट देते जाओ, अब बहुत सारी हीट आपने दी, तो आप यहाँ पर आपका बन जाएगा ये अब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, मतलब अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना? तो ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर और भी हीट दी, तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर ही इसकी अब स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम, ठीक है? और भी हीट दोगे तो बेटा स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कुछ T डिग्री सेल्सियस की, मतलब 100 से भी ज्यादा टेम्परेचर इसका, तो ये स्टीम है। क्लियर? तो आप इस चीज को समझ पाए, प्रोसेस को समझ पाए, तो कहाँ कहाँ स्टेट चेंज हो रही है बेटा? देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस और ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, तो ये जो Q2 है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ, मतलब यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर देखो, ये वाटर से स्टीम बन रहा है, तो देखो टेम्परेचर दोनों जगह 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये जो Q2 है ये वेपोराइजेशन है, ठीक है? और बाकी बाकी ये Q1 Q3 एंड ये जो आपको, सॉरी ये Q4 और ये Q5 लिखना चाहिए था, हाँ जी। तो ये Q1 Q3 और Q5 यहाँ पर हो रहा है टेम्परेचर चेंज, यानी MS डेल्टा T। समझ पाए बच्चों, मेरी बात समझ पाए? ये आपको नोट नहीं करना था, बस आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा था। ओके, क्लियर दोस्तों? क्या आप इसे समझ पाए? एनी प्रॉब्लम? और इस पूरी प्रोसेस में हम मान के चलते हैं कि सारा कुछ एक ऐसे कंटेनर में हो रहा है जिससे ना तो हीट का लॉस होता है, और ना ही मटेरियल वहां से बाहर निकलता है, ठीक है? क्लियर? मतलब मास कम नहीं होगा, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, टू convert 1 kilogram of ice at -20 degrees
Celsius into steam at 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ जी, रुको 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 रुको, इस क्वेश्चन से पहले कुछ और लिखना रह गया है। एक मिनट, आपको कोई स्टैंडर्ड डाटा हमेशा याद रखना होता है बेटा। स्टारबक्स करके लिखना है, एक स्टैंडर्ड डाटा लिखो। आप चाहे तो पेज के टॉप पर भी लिख सकते हो, ठीक है। या वो डाटा आपको क्या है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो हर जगह आपको काम आएगी, तो आपको याद रखनी पड़ती है बेटा। लेटेंट, सॉरी, कहाँ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस LF इज इक्वल्स टू 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम। और यहां पर याद रख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम लिख सकते हो, या वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, सॉरी LV लिखना पड़ेगा, 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है बेटा, इसको हम लोग जूल पर केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करें जूल पर केजी में? सबसे पहले ऊपर के से नीचे भी के से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ऊपर 1000 से और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और उसके बाद एक कैलोरी में 4.2 क्या होता है, 4.2 जूल होता है। तो 80 इंटू 4.2 करोगे तो कितना आएगा? यस दोस्तों, 336, 336। यहाँ पर आप लिख सकते हो किलो जूल पर केजी, ठीक है। समझ में आया? किलो जूल पर किलोग्राम। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर दोनों में याद रखना है हाँ या बेटा, एक ही यूनिट? बेटा आप एक यूनिट याद रख लो, दूसरी तो आप कन्वर्ट करना जानते हो ना। यदि आपको कन्वर्ट करना आता है तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हो तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बेटा 540 को भी यदि मैं 4.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, बोलो। यस, 42 इंटू 54 आपको करना है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 20, उसके बाद 26, तो ये आ जाएगा 8 6 22, है ना। यही आ रहा है, करके देखो। यस सर। या तो आप इसको लिख सकते हो 2268 किलो जूल पर केजी, है ना। तो आप बेटर है कि आप याद रखो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी वाला, क्योंकि वो इजी रहता है, ठीक है ना। और बाकी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया है दोस्तों? So why are we writing kilojoules? 1 calorie is 4.2 joules, no? बेटा आपने ये ग्राम को भी तो किलो में कन्वर्ट किया है ना, ऐसा ही यूनिट में अच्छा लिख रहे अच्छा, हो तो ग्राम को भी यस। तो किलो में कन्वर्ट किया है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों किलो से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। बेटा ये डाटा आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। चले, एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए ना। डन। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम। हाँ जी बेटा, एक मिनट, लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ आइस की जगह वाटर लिख सकते हैं, स्टीम की जगह भी वाटर लिख सकते हैं, एक ही बात है ना।
आंसर। आगे बढ़े। या ठीक है, steam इसको and सॉल्व water करो। will be different ना? बेटा कहने का मतलब है तो H2O ही ना, कहने का मतलब ये है तो H2O, राइट? हाँ, yes sir. चलिए, तो इसके लिए लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहले -20 डिग्री सेल्सियस आइस, यहाँ से किस में कन्वर्ट होगी ये? 0 डिग्री सेल्सियस आइस में, ठीक है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस किस में कन्वर्ट होगी? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। फिर ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनेगी। और फिर स्टीम का टेम्परेचर चेंज होकर 120 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। बेटा आपको MS डेल्टा टी भी आता है और Q इजिकल्स टू ML भी आता है। सॉल्व करो। आप सब कुछ ग्राम और कैलोरी यूज करके करो तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आप कैलोरी वाली यूनिट यूज करो और सॉल्व करो। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, एक बच्चे का आंसर आया है, ठीक है, विल चेक। हाँ जी बच्चों, किसी का कुछ आंसर आया? यस, आया किसी का आंसर सॉल्विंग दोस्तों? ओके, एक और आंसर आया है, गुड। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। बेटा देखो बहुत ही इजी है ना। सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो आप आइस से आइस यानी सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है ना। तो आप ऐसे बोलोगे कि टोटल कितनी हीट चाहिए, यही पूछा है ना आपसे। तो आप बोलोगे कि चलो टोटल हीट क्यू चाहिए, दैट विल बी सम ऑफ Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, इन सब के सम के बराबर होगी। टोटल इतनी हीट चाहिए आपको। Q1 की वैल्यू कितनी है? तो आप लिख लोगे कि Q1 की वैल्यू है ना, Q1 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है।
तो जहां पर भी टेम्परेचर चेंज होता है वहां पर हम लिखते हैं एम एस डेल्टा टी, है ना। तो ये एम लिख लो। एस की वैल्यू आपको पता है, यदि एम को मैंने ग्राम्स में लिखा है, एम को मैंने ग्राम में लिखा है, तो बेटा वाटर के लिए जो एस आता है वो 1 कैलोरी पर ग्राम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख लिया। क्यों मैं एम एम को एम ही क्यों रहने दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा इन सब में मास की वैल्यू आएगी, सब में मास आएगा और सब में कॉमन आएगा, इसलिए मैं इसको एम ही रहने देता हूँ, लास्ट में वैल्यू रखूंगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ वैल्यू रख सकते हो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो एम एस डेल्टा, सबसे पहले क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो डेल्टा टी देखो, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज -20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर -20 डालना पड़ेगा, ठीक है। या क्या, अब प्लस यहाँ पर Q2 में क्या हो रहा है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस, आइस से वाटर बन रहा है। बेटा आइस से वाटर बनता है तो क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है ना। इसका मतलब हीट पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी, तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन AT, ठीक है, पॉजिटिव। उसके बाद प्लस Q3 में क्या हो रहा है, देखो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो M। अब वाटर, अच्छा हाँ, एक एक गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई, देखो यहाँ पर आइस था, आइस के लिए बेटा ये हाफ होता है ना, 0.5 होता है, याद है आपको। यस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज हाफ, राइट। या और इसके लिए वाटर के लिए 1 होता है। अब डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। Q3 भी हो गया। अब Q4 की बात करते हैं, बेटा स्टेट चेंज हो रही है, तो देखिए वाटर से स्टीम बन रहा है, तो वाटर को और ज्यादा हीट देंगे तो स्टीम बनेगा ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा M इंटू 540, ठीक है। और लास्ट स्टीम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस से 120, तो M एस एस की वैल्यू 0.5 होती है, और डेल्टा टी 120, फाइनल टेम्परेचर 120 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 100। आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर। सब में एम है, देखो तो सब में से एम को कॉमन ले लेते हैं, एम सब में कॉमन ले लिया। अभी यहाँ पर कौन कौन बच रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस का 20 इंटू ये हाफ, है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, प्रॉपरली ऐसे ही लिख लेता हूँ, 0.5 इंटू 20 प्लस यहाँ पर कौन आएगा, तो यहाँ पर आएगा 80 प्लस यहाँ पर कौन आएगा 100 प्लस 540 प्लस यहाँ पर देखिए 0.5 इंटू 20, ठीक है, समझ में आया। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, तो 80 प्लस 20 100 100 और ये 540, है ना, तो कितना हो गया 640। हेलो, ये देखो 540 और 100 कितना है 640, ठीक है। और उसके बाद ये 80 है और ये 100 है, तो मतलब 740। किसी को कोई दिक्कत, बच्चों समझ आया। यस, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 740। ओके, अब मास की वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमने वो कैलोरी वाली ली है, तो इसका मतलब मास को हमने ग्राम में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मास की वैल्यू कितनी थी, 1 kg, 1 kg मतलब ये 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और यहाँ 740 आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि 740 किलो कैलोरी, ठीक है, समझ में आया, क्या आप मेरी बात समझ पाए। आंसर, एनी डाउट बच्चों, एनी डाउट। यदि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक कन्वर्ट करना होता, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक, तो यहाँ पर कितना आता 720 किलो कैलोरी। बट यार दो एक्स्ट्रा स्टेप्स, तो आई होप ये सबको समझ आया होगा, ठीक है। सर हम्म जब ice to water at 0 degree Celsius पे ही we use the L into M ना because temperature isn't changing. हाँ, तो ये रहा ना, अच्छा दिख रहा है, ओके। हाँ m सर वो इंटू सर 80। रीजन वही है ना कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा इसलिए वो यस बेटा, फॉर्मूला। यस बेटा, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर।
तो स्टेट चेंज वाला फॉर्मूला डालेंगे, यानी कि लेटेंट वाला। ओके सर। यस बेटा, चैप्टर इज ओवर, है ना, चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया है, ये कैलोरीमेट्री खत्म हो गया है, ठीक है। अब कैलोरीमेट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर करना बाकी है। अब वो अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। So can you please scroll down? हाँ जी, और भी ऊपर। नहीं सर। या बट यहाँ पर एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और लिखने हैं, तो पहले अपन क्वेश्चंस करते हैं, फिर पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। मतलब पॉइंट्स वही है कि मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन लिखनी पड़ेगी। ओके, नोटेड। क्या ये आपको अच्छे से समझ में आया दोस्तों? क्या इसे समझ पाए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कुछ कम ले लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, 100 ग्राम ऑफ आइस इज आइस at 0 degree Celsius is mixed with 500 gram of water at 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस का आपके पास वाटर था और वो 500 ग्राम था, ठीक है। और उसमें आपने क्या कर दिया, आइस डाल दी 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, find the final temperature and content of mixture। मतलब आपको ये बताना है कि फाइनली जो भी जैसे आपने 100 ग्राम आइस जो है वो वाटर में ऐड कर लिए, फिर आइस क्या होंगे, धीरे धीरे मेल्ट होंगे, और जो वाटर जो है वो क्या होगा, वो फ्रीज हो रहा होगा, है ना। सराउंडिंग से कोई हीट आ जा नहीं रही है ना। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि फाइनली जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आइस मेल्ट होना बंद हो जाएगी और वाटर फ्रीज होना बंद हो जाएगा।
मतलब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच पाता है? यदि पहुंच पाएगा तो ये देखना है कि फाइनली उसमें कितनी आइस होगी टोटल और कितना वाटर होगा, है ना। तो आपको वो कंटेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ओके दोस्तों, दक्ष, Sir, we can solve this. यू कैन सॉल्व दिस। ओके, ओके, ठीक है, आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। आप ट्राई करो, आप सभी ट्राई करो बेटा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सेपरेटली दोनों को कंपेयर करके चलना होता है, ठीक है। उससे क्या है, ज्यादा आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आप कंपेयर करके चलोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना, वरना आप उलझ सकते हो। सॉल्व करो। Is guys getting? ओके, कुछ तो आंसर भी आए हैं और दो लोगों का आंसर सेम आया है। ओके, विल चेक। तो देखिए, आपने 100 डिग्री सेल्सियस, और देखो ये 500, यहाँ पर ये 100 ग्राम में है ना, सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम है, और ये 500 ग्राम है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको कंपैरिजन करके चलना है, यानी कि आपको ये देखना है कि यदि ये 100 ग्राम आइस जो है, यदि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है और मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं उसको Q1 बोल देता हूँ, ठीक है। और उस Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ही है तो फिर एम एस डेल्टा टी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, एम इंटू एल लिखने की जरूरत है ना। तो 100 इंटू लेटेंट हीट 80 होती है। बेटा देखो, 8000 कैलोरी, मतलब आप ये समझ लो कि इस 100 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए 8000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या ऐसा हो पाएगा, कहाँ से आएगी वो हीट? वो हीट आएगी इस वाटर से। तो चलिए हम देखते हैं कि यदि ये वाटर 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, ये वाटर जो है, ये 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक यदि इसका टेम्परेचर गिरता है तो कितनी हीट रिलीज होती है? तो हम इसको लिख लेते हैं Q2, दैट इज एम एस डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, ये आ रहा है माइनस ऑफ, कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 5 इंटू 5 25 25,000, kilocalories. या तो आप देख सकते हो कि ये 8000 ही इसको चाहिए पूरा मेल्ट होने के लिए, लेकिन ये कितना देने के लिए तैयार है इक्विलिब्रियम के लिए,
ये देने के लिए तैयार है 25,000 कैलोरी। इसका मतलब ये फाइनली हम बोलेंगे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक जा ही नहीं पाएगा, ये रास्ते में ही कोई टेम्परेचर टी तक जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज करने के लिए रेडी है। तो मतलब हमें समझ में आ गया कि यार ये 50 डिग्री से टेम्परेचर इसका फॉल होगा और फाइनली कुछ टेम्परेचर आएगा। यदि यहाँ पर 8,000 से कम कुछ वैल्यू आती तो हम बोलते हैं कि हाँ फाइनली ये 0 डिग्री सेल्सियस इस कंप्लीट कंटेंट का टेम्परेचर होगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि चलो ऐसी कंडीशन में हमें समझ में आ गया कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कुछ टी टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो यदि ये फाइनल टेम्परेचर टी रहेगा तो इसका मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ जो वाटर बना है ना, यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर बना है इसका भी टेम्परेचर अब कुछ टी तक जाना चाहिए। तो यहाँ से इसका टेम्परेचर कुछ टी तक जाएगा, तो टी डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन Q2 लिख लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो फाइनल टेम्परेचर इज टी, इनिशियल इज 0, ये आ गया। ठीक है, दैट्स इट। तो देखो इसका फाइनल टेम्परेचर टी, इसका भी टी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीजों को मिक्स किया था, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लॉ ऑफ मिक्सचर लगा दिया है। ठीक है, Q1 मतलब 8,000 कैलोरी, Q2 मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 टाइम्स ऑफ टी, है ना, यहाँ से आया 100 टी। और यहाँ पर इसको देखें तो बेटा 500 टी 500 टी और माइनस ऑफ 25,000 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा 500 और ये 600 टी हो गया, और 25,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17,000। यस और नो, बोलिए दोस्तों, एम आई राइट? चलिए, तो ये 20 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे और आएगा 170 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है, या वी कैन से 28.33 ग्राम्स। ठीक है, यस दोस्तों, क्या आप इसे समझ पाए? तो इतना क्या है ये सब, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टेम्परेचर है, मैंने ग्राम क्यों लिख दिया, डिग्री सेल्सियस लिखना था दोस्तों। आप यहाँ पर भी डायरेक्टली ये भी आंसर किया सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये तो आ गया टेम्परेचर। और व्हाट इज फाइनल कंटेंट? तो फाइनल कंटेंट आप बोलोगे सब कुछ वाटर ही है, फाइनल कंटेंट इज 100 प्लस 500। ओहो, डिस्कनेक्ट हो गया था। यस बच्चों, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्या ये आपको समझ आया, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगा के चलना होता है। हाँ, मैं टी डिग्री सेल्सियस पार्ट आपको फिर से समझाता हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बोल दिया कि 100 ग्राम्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, और उसको किसमें मिक्स किया, 500 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस में। तो आपको इतना पता है कि हीट जो है वो आपस में एक्सचेंज हो सकती है ना, और दोनों में एक्सचेंज ऑफ हीट का जो सम है, एक्सचेंज ऑफ
हीट का जो सम है वो हमेशा 0 आना चाहिए लॉ ऑफ मिक्सचर के हिसाब से। तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जिसका मास कम है, मास किसका कम है? वो आइस का। तो मैं पहले उसको पूरा मेल्ट करके देखता हूँ कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पर उसको मेल्ट करके देखा, तो देखो Q1 यानी कि 8000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। अब हमें ये देखना है कि यदि मैं वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस से आइस के बराबर टेम्परेचर, मतलब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ ना 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो इस 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर टेम्परेचर पर लेकर आऊं तो वो कितनी हीट रिलीज करता है। तो हमने क्या किया, हमने उस तरफ जाकर यहाँ पर वाटर को जो है, वाटर का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आया। तो मुझे मिलेगा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर इज 0 माइनस इनिशियल इज 50। तो बेटा जैसे ही इसको सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिलता है? माइनस ऑफ 25,000। बेटा ये माइनस 25,000 मतलब 25,000 कैलोरी हीट रिलीज करने के लिए रेडी है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए। लेकिन बेटा इधर 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए सिर्फ 8000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा ये जबरदस्ती थोड़े ही ना 0 डिग्री पर जाएगा, फिर ये बोलेगा कि ठीक है तो मैं क्यों 0 डिग्री जाऊं, मैं टी टेम्परेचर तक ही जाऊंगा, है ना। क्योंकि ये जितनी हीट देगा उतनी ही दूसरा वाला एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर जस्ट टी तक ही डाउन होगा। ओके, समझ में आया? क्या मेरी बात समझ पाए? इसलिए हमने फाइनल टेम्परेचर टी रखा, ना कि 0 डिग्री। डोंट वरी, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा, डोंट वरी, है ना। यहाँ तक सबको समझ आया? तो उसके बाद क्या हो गया, ये तो टी डिग्री सेल्सियस वाटर तक पहुंचेगा और बेटा ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या होगा और हीट अप होके कहाँ तक पहुंचेगा? टी डिग्री सेल्सियस। क्योंकि फाइनली क्या होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना चाहिए, मतलब फाइनली दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम बनना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, वहां पर जाकर हम बोलेंगे कि हाँ भाई प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो जब भी मिक्सचर बनाएंगे फाइनली क्या होगा, दोनों ही कंटेंट का टेम्परेचर, मतलब दोनों ही चीजों का टेम्परेचर क्या होना जरूरी है? सेम होना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको नोट किया आप लोगों ने? यस, बच्चों नोटेड? यस सर। गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपसे। नेक्स्ट एग्जांपल, So फाइन can you please scroll up a bit एक बार? या ओके, इज इट सफिशिएंट? So can you show the lower part? So one second, just upper part मेरा स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, रुको, आपका पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, ये लो, पूरा सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यस, Sir, if we take a container with 0 degrees ice and 0 degrees water, तो equilibrium like फिर stable कुछ रहेगा? भी नहीं होगा बेटा, जो जितना है वो उतना ही रहेगा और वो ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अच्छा, ओके तो सर। कुछ भी नहीं होगा, वो जितना आइस उतना का उतना ही रहेगा और वाटर भी उतना ही रहेगा। ठीक है, एक्चुअली हमने आइडियल कंडीशन ली है कि सराउंडिंग से कोई भी हीट नहीं आ रही है। ठीक है ना, यस। बट रियल लाइफ में क्या होता है, सराउंडिंग बहुत ज्यादा इंटरफियर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना? हेलो, हाँ सर। ओके बेटा, नेक्स्ट, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल configuration of
कॉन्फ़िगरेशन बोले या कंटेंट बोले एक ही बात है, ऑफ मिक्सचर ऑफ 100 ग्राम ice at -20 degrees Celsius and 100 gram water at 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर और ज्यादा ले लो, इसको आप ले लो 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए सॉल्व करके दिखाइए। अब ट्राई करो इसको। ठीक है, याद रहे नेगेटिव टेम्परेचर से पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा आइस, उसके बाद मेल्ट होगा। हो रहा है सॉल्व? कुछ सॉल्व कर पा रहे हो? क्या आंसर आ रहे हैं? ओके ओके ओके, लेट्स चेक। ठीक है, चेक करते हैं। 100 ग्राम है और -20 डिग्री सेल्सियस की आइस है, और उतना का उतना ही वाटर भी है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक बात तो पता चल गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो आएगा ही, क्योंकि ये 20 डिग्री बहुत कम है ना। या
तो यहाँ पर अपन ने Q1 लिख दिया, तो Q1 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, मतलब 100 इंटू एस। एस कितना है, हाफ होता है आइस के लिए, है ना। और डेल्टा टी कितना होता है, तो डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर हम क्या बोलेंगे कि ये 100 डिग्री से पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग लेकर आ रहे हैं इसको, आइस, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस ऑफ -20, है ना, 0 माइनस ऑफ -20। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 1000 कैलोरी। ओके, तो यहाँ 1000 कैलोरी। उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है आई, यदि इसको मैं पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट करूँ, पूरी तरह से, है ना, तो कंप्लीटली मैं एक बार वाटर में कन्वर्ट करके देखता हूँ। आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन मैं एनालाइज कर रहा हूँ पहले क्या होना चाहिए, है ना। तो मैंने इस 100 ग्राम आइस को पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट किया, तो 8000 कैलोरी की नीड हुई। तो देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनने के लिए टोटल कितनी हीट चाहिए इसको, 8000 और एक 9000, है ना। लेकिन इस 100 ग्राम आइस को, 100 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 100 ग्राम वाटर है, आइस का तो हो गया, है ना, वाटर। 100 ग्राम वाटर को 0 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप लिख लोगे एम एस डेल्टा टी। एम मतलब 100, एस मतलब 1, और डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 100। बेटा कितना आ रहा है, नो 100 नहीं है बेटा, मैंने 50 ही दिया है, ये तो बहुत कम है, 50। बेटा ध्यान से देखो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 5000 कैलोरी ओनली। तो एक बात समझ में आई क्या, कि फाइनली देखो मैंने दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रखा है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 5000 कैलोरी हीट ही रिलीज कर पाता है। लेकिन आइस को पूरी तरह से मेल्ट होने के लिए 9000, मतलब पहले टेम्परेचर फॉल करके और मेल्ट होने के लिए 8000 और प्लस 1000 9000 कैलोरी की जरूरत होती है। इसका मतलब इतनी हीट तो मिल ही नहीं रही, इतनी तो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं हो पाएगा, सारा आइस मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो आप बोलोगे कि तो सर कितना होगा, तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर सिर्फ m लिख देता हूँ। मान लिया कि m मास ऑफ आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, बाकी वाटर ही रहेगा, ठीक है। आ गई बात समझ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू आप लिखोगे 1000 प्लस 80m, और ये m क्या है बेटा, ये m है वो मास जो कि वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है। और इधर 100 ये 5000, और 5000 कैसा वाला, नेगेटिव वाला, है ना। यहाँ पर नेगेटिव 5000 लिखोगे। क्या आप इस बात को समझ पाए, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 80m इज इक्वल टू 4000, है ना। तो यहाँ से एक 0 से एक 0 उड़ा दीजिए, और m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 50 ग्राम। यस, बोलिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, हम लिखेंगे कि 50 ग्राम आइस मेल्ट, मेल्ट्स, है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहले कितना था, 100 ग्राम वाटर था, अभी 50 और आ गया, तो 150 ग्राम वाटर एंड 50 ग्राम आइस, ये फाइनल कंटेंट है, ठीक है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या आप इस चीज को समझ पाए दोस्तों, अच्छा लोगों, अच्छे से समझ में आया। देखो इसको एनालाइज करके करना पड़ता है, तो उसी से ये चीज क्या है, इजी लगती है, वरना ये चीज डिफिकल्ट लगेगी आपको। Sir, can you explain once again in brief? यस बेटा, ब्रीफ में मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने ना क्या किया, 100 ग्राम ऑफ आइस लिया -20 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 ग्राम मैंने वाटर ले लिया 50 डिग्री सेल्सियस पर। अब मुझे ये देखना है कि यदि मैं दोनों को मिक्स करता हूँ तो फाइनली क्या टेम्परेचर होता है। तो मैं सबसे पहले आइस को ले लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं आइस को लेता हूँ
तो देखिए एक बार फिर से इसको कर रहे हैं ना। अब सबसे पहले आइस वाली साइड ले लो और आइस को -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आओ, तो आप लिखोगे Q इज MS डेल्टा T, तो आपको 1000 कैलोरी मिल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ आप Q2 ले लो यहाँ पर। तो ये Q2 क्या हो रहा है, हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम चेक करते हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आते हैं तो कितनी हीट रिलीज होती है। तो 100 इंटू 1 इंटू फाइनल टेम्परेचर 0 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 50, तो ये 5000 कैलोरी आ रहा है। मतलब कि यदि वाटर 50 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस आता है तो 5000 कैलोरी हीट रिलीज कर पाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या यदि सारी आइस को मेल्ट करना चाहते हैं, सारी आइस को मेल्ट करना चाहते हैं तो कितनी हीट चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इसके लिए हमें चाहिए M इंटू एल, यानी कि 100 ग्राम इंटू 80। तो बेटा 8000 कैलोरी चाहिए और फिर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो 8000 कैलोरी क्या यहाँ से मिल पा रही है, क्या नेगेटिव हीट इस पॉजिटिव हीट के बराबर हो पा रही है? नहीं, नेगेटिव हीट तो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं हो पाएगा, तो इसका कुछ M मास ही हम मेल्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर M डाल दिया। क्या आप इस बात को समझ पाए? यस बच्चों, समझ पाए? यस सर। गुड, या फाइन। बस इतना सा था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सोच समझ के चलना है, मतलब दोनों साइड एनालाइज करके चलना है, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, चलिए तो ये सब तो हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 100 ग्राम आइस इज प्लेस्ड, यहाँ पर टेम्परेचर भी ले लेते हैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इज placed in 50 ग्राम ऑफ स्टीम। अरे यार मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ये, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सही लिखा है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम स्टीम है, उसमें क्या कर दिया मैंने, 100 ग्राम आइस ले जाके रख दिया। फाइंड फाइनल कंटेंट एंड इट्स टेम्परेचर। मतलब दोनों को यदि मिक्स किया है तो बेटा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का, वो आपको बताना है। ट्राई दिस फास्ट। ट्राई दिस, अच्छा क्वेश्चन है।
Yeah, getting? यस बेटा, आप टीसी पांडे यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। और यदि आपको इजी बुक चाहिए, आप सोच रहे हो कि सर हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हमें इजी बुक सजेस्ट करो, तो बेटा आप यूएसएस यूनिवर्सल, आप उसको बोल सकते हो सेल्फ स्कोरर, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, ठीक है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, इसको आप यूज कर सकते हो। मतलब इसमें थोड़े कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस रहते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। ओके, चलिए वेदांत से मुझे एक आंसर मिला है, विल चेक, ठीक है, चेक करते हैं। तो बेटा यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो 100 ग्राम आइस है और वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस, और ये आइस है। और इस तरफ कौन है हमारे पास, स्टीम। स्टीम जो होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो स्टीम और उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही है और वो 50 ग्राम्स है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यदि मैं 100 ग्राम आइस को मेल्ट करता हूँ तो कितनी हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, तो वो आ जाएगी m × l। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, आइस को मेल्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए पॉजिटिव ही रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, 100 × 80, तो यहाँ पर 8000 कैलोरी, ओके। पर 50 ग्राम ऑफ स्टीम है, यदि मैं इसको वाटर में कन्वर्ट करूं, किसमें, वाटर में, तो बेटा यदि स्टीम को मैं वाटर में कन्वर्ट करूं तो कितनी हीट रिलीज होगी वो हमें देखना है। तो चलिए इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ वाटर में, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ Q2 एंड दैट इज M कितना है 50 ग्राम और L बेटा वो कितना होता है इसका 540 कैलोरी। तो बेटा यहाँ पर यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है, बोलिए, ये 27,000 कैलोरी, क्या मैंने सही किया है, Yes. यस। तो मतलब 27,000 कैलोरी और उधर सिर्फ 8,000, और ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव, क्यों, क्योंकि बेटा देखो स्टीम से वाटर बन रहा है, स्टीम से वाटर बनता है तो हीट रिलीज होती है, तो 27,000 तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब हमें एक और चीज ट्राई करके देखनी पड़ेगी कि यार ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है ना, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है ना, क्या हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाए तो भी कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी, तो क्या वो इस हीट को यूज कर पाएगी, तो देखते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तक कन्वर्ट किया, तो बेटा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Q3 एंड दैट इज इक्वल टू कितना है, 100 ग्राम है, एस कितना होता है 1 होता है, डेल्टा टी 0 से 100 जा रहा है मतलब 100 - 0, ओके। तो ये कितना आ रहा है बेटा 10,000, है ना, 10,000 कैलोरी। बेटा आप ध्यान से देखो तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस थी और उसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में ले गया, तो 8,000 प्लस 10,000 दोनों मिलाकर भी 18,000 ही हो पा रहा है, लेकिन वो
सिर्फ स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आ रही है, उसके बाद भी वो कितना 27,000 कैलोरी हीट रिलीज करने के लिए रेडी है। तो 27,000 जो है वो 18,000 से बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब सारी की सारी स्टीम वाटर नहीं बनेगी, कुछ पार्ट ही उसका जो है वो वाटर बनेगा। तो ले लो आप कुछ m मास जो है उसका क्या हो जाएगा, वाटर बनेगा। समझ में आया? ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस कुछ m मास ही बनेगा, तो यहाँ पर m मास ही है जो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो आप बोलोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इधर आपको समझ में आ गया 8,000 प्लस इसके लिए क्या लिखोगे 10,000, और स्टीम सिर्फ m मास ही जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो 540 लिख लो इज इक्वल्स टू 0। और देखो इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो ये स्टीम से वाटर बन रहा है, तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन लाना है आपको। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे, तो यहाँ से आप लिख लोगे m इज इक्वल्स टू 18,000 डिवाइड बाय 540। यस बच्चों, कोई दिक्कत? हंड्रेड बाई थ्री, यही आया क्या? क्या मैंने सही किया है? हेलो, Yes, sir. That's correct. तो 100 मतलब सॉरी 100/3 यानी कि 33.33 ग्राम जो है वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हमें फाइनल टेम्परेचर कितना मिल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि उसमें स्टीम भी है और वाटर भी है, और ऐसा तभी हो सकता है जब जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो आप बोलोगे कि इधर 100 ग्राम वाटर पहले से था और 33 ग्राम स्टीम जो है वो और वाटर बन गई, तो ये आ जाएगा 133.33 ग्राम जो है वो वाटर है, और बचा हुआ कितना है 50 ग्राम में से ये माइनस कर लो, तो 50 ग्राम स्टीम थी ना, तो उसमें से 33.33 ग्राम माइनस कर लो, है ना? तो कितना आ रहा है 16.6. 16.67 grams of steam, right? Clear? कोई दिक्कत? That's all. फिनिश, खत्म। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, बाकी चीज सिंपल ही है ना? वेरी गुड। तो अब मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। आपको बस क्या करना है, दोनों साइड की हीट्स को कंपेयर करना है, ठीक है? उसकी बेसिस पर आप इसको सॉल्व करेंगे। मतलब एक तरफ से जितना रिलीज हो रहा है दूसरी तरफ से पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो प्रोसेस इजीली चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब कुछ पार्ट ही है जो कन्वर्ट होगा, सारा का सारा नहीं।
ओके फ्रेंड्स, हो गया? ऑल ऑफ यू नोटेड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी, नेक्स्ट। तो बेटा यहाँ पर हम लिख लेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो क्या होती है? सीवी होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? F/2R। बस इतना सफिशिएंट है अपने लिए, याद रखना, ठीक है। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको अपन क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? F/2 + 1R, ठीक है। और एडियाबैटिक कांस्टेंट आप जानते ही हो। एडियाबैटिक कांस्टेंट कितना होता है? ये मैंने नोट करवा लिया है ना, लेकिन फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। एडियाबैटिक कांस्टेंट, उसको हम गामा बोलते हैं, और वो क्या होता है? Cp/Cv के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए आप Cv को गामा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो Cv को यदि, या तो इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1 + 2/f, है ना। तो देखिए हमारे पास इतने सारे फॉर्मूलाज आ गए। मतलब ये हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं, लेकिन फिर भी एक और बार, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस Cv को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R/γ-1। और Cp को क्या लिख सकते हैं? γ-R/γ-1। सिंपल। मतलब आप यहाँ से 2/f की वैल्यू लेके और इससे Cp Cv इनमें रखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये गामा की फॉर्म में Cp और Cv का फॉर्मूला हमने लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर आइडियल गैस। टामक करके लिख लेना, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस Cp - Cv की जो वैल्यू होती है वो हमेशा R के बराबर होती है, ठीक है। Cp - Cv की वैल्यू हमेशा R के बराबर होती है। समझ पाए? फॉर आइडियल गैस, इसको हम बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स लॉ। Can you please go on? हाँ जी। MA/ER है ना। मेयर्स इक्वेशन, या Sir, an adiabatic constant, that's gamma. हाँ बेटा, दिस इज एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा है ये। यस बेटा, दिस इज गामा ओनली, ठीक है।
बेटा कभी भी आप वही बेटा मोलर हीट कैपेसिटी बोलोगे आप, है ना? मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर हीट कैपेसिटी बोल सकते हो आप इसको। तो बच्चों इतनी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक बात याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में आपको कोई बोले कि मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी, है ना, और आपको ज्यादा कुछ दिया नहीं है, आपको प्रोसेस दी हुई है, तो आप याद रखना मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन एन डेल्टा टी, याद है ना? Q अपॉन एन डेल्टा टी। तो मतलब आप उसमें टोटल हीट निकालोगे, ठीक है, और उसमें एन और डेल्टा टी का मतलब डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। Sir, can you scroll down? यस, ओवर, इतना ही है। सर कोई डेरिवेशन इसमें कुछ नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना। सर और ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब, और ये मतलब सेम ही है ना? हाँ बेटा। बिकॉज आपने ऊपर मोलर स्पेसिफिक हीट लिखा है सर, हाँ तो हाँ हाँ कैपेसिटी आगे ऐड कर दो ना। हाँ, कर लो, कैपेसिटी लिख लो, एक ही बात है बेटा, उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलो, चाहे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो, एक ही बात है, ठीक है? यस सर। यस। सर हमने वो जो पहले एक फॉर्मूला लिखा था ना, Q इक्वल्स एन सी डेल्टा टी। एक मिनट, एक मिनट, रुको 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 दोस्तों, रुको एक मिनट। मोलर, यहाँ स्पेसिफिक वर्ड को हटा दो, ठीक है, बात वही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ बेटा, स्पेसिफिक वर्ड को हटा दो, मोलर हीट कैपेसिटी यही लिख लो, ठीक है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि वो आपने लिख दिया है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही बात है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, बेटा एक ही बात है, दोनों सेम ही चीज होती है, ठीक है ना? बस यहाँ पर मॉलर लग रहा है, बात तो वही है ना। फॉर्मूला वही है, याद है ना आपको? क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन एन डेल्टा टी, याद है? यही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से ही ये चीज आती है, इसको डेराइव कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डेरिवेशन इसका नहीं बताया, ठीक है? बताऊं? आप बोलोगे तो बता दूंगा, बताऊं क्या? हेलो? नहीं सर ठीक है, कोई नहीं। नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, है ना? आप, चलो एक बता ही देता हूँ यार, फिर वापस आप सोचोगे। अच्छा बेटा देखो, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस में हम जानते हैं जो हीट होती है ना, वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होती है ना? तो हम डेल्टा यू को लिखते हैं F/2 एन आर डेल्टा टी, और डब्ल्यू को क्या लिखते हैं? डब्ल्यू को लिखते हैं एन आर डेल्टा टी, ओके। तो हमारा सी की जो वैल्यू आती है, तो यहाँ पर ये कौन सी आइसोबारिक प्रोसेस ली है, जब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। बेटा इसमें डायरेक्टली यदि डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? F/2 प्लस 1 आर, यही मिल रहा है ना? और ये क्या चीज होती है? इसी को हम लोग सीपी बोलते हैं, देखो सीपी का फॉर्मूला आ गया, F/2 प्लस 1 आर आ गया, ओवर, ठीक है? तो इसी तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस को लोगे तो सी इज इक्वल्स टू F/2 आर आ जाएगा, समझ में आया? यस सर। सर ये मोलर मोलर स्पेस, हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट नहीं होगा? बेटा देखो, हमने जो लिखा था यहाँ पर, अरे बेटा देखो मोलर आ गया तो आप समझ लो कि ये 1 मोल के लिए डिफाइंड है, ठीक है? हाँ यस सर। हाँ, और जब सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा है तो वो यूनिट मास के लिए है, समझ में आया? वो मोल के लिए नहीं है, ठीक है?
यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी भी लिखा हो सकता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। ओके, अच्छा, ओके। और कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Sir, can you scroll down? हाँ जी, कहाँ तक जाना है बेटा? Sir, can you scroll down? ओके, सफिशिएंट। Yes, sir. Done. Thank you. ओके दोस्तों, तो ये कैलोरीमेट्री भी अपना खत्म हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में मिलते हैं आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सर वो जो लास्ट का जो जेई मेंस का रे ऑप्टिक्स वाला बचा था वो आप डाउट लेक्चर में करा दोगे? रे ऑप्टिक्स का लास्ट का क्या बचा था बेटा? वो जेई मेंस का क्वेश्चंस थोड़ा सा। अच्छा, डिस्कशन है ना? हाँ हाँ, हाँ, डिस्कशन हम डाउट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। ओके। ओके, चलिए दोस्तों, बाय बाय।